नमस्कार, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। और अगले 1 घंटे हम आपके सामने रखेंगे बाजार का पूरा 1 घंटे का एक्शन, क्लोजिंग एक्शन आपको बताएंगे और साथ ही अगले 1 घंटे में बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज BTST STBT ट्रेड्स भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं शो की। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि बाजार में लगातार चौथे दिन कमजोरी देखने को मिल रही है। इस वक्त की बड़ी बातें, बड़े अपडेट्स बाजार के आपके सामने एक एक करके रखेंगे। निफ्टी 22,300 के नीचे अब कारोबार कर रहा है और बैंक निफ्टी में भी कमजोरी बढ़ी 48,000 के पास। HDFC ICICI बैंकों से दबाव देखने को मिल रहा है। ऑटो, एनर्जी, मेटल, सरकारी कंपनियों में आज खरीदारी है। वहीं कमजोर नतीजों के चलते भी काफी सारे स्टॉक्स में दबाव है। वोल्टा, स्पीडीलाइट आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं भारफोर्ज के नतीजे आए, दमदार मैनेजमेंट कमेंट्री देखने को मिली और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 8% तक की तेजी स्टॉक में देखने को मिली है। तो ये है इस वक्त के बड़े अपडेट बाजार से जुड़े। चलिए कुछ ही देर में हम एक्सपर्ट्स को भी शामिल करेंगे, लेकिन उसके पहले बाजार पर एक व्यू ले लेते हैं। डिम्पी, शुरुआत में हमने देखा कि थोड़ा रिकवरी करने की कोशिश की मार्केट ने। 22,360 के पार भी निकला निफ्टी एक बीच और उसके बाद अब हम वापस से देख रहे हैं कि करीब ऊपरी स्तरों से 100 अंकों की गिरावट वापस से आ चुकी है और बैंक निफ्टी में कमजोरी बनी हुई है। आज वीकली आज तो एक्सपायरी भी है। तो क्या व्यू बन रहा है आपका? तेजी तो टिक ही नहीं पाई आज बाजार में। ऐसे भी नहीं कह पाएंगे, इसको तो हम रिकवरी कहेंगे और रिकवरी भी इसलिए नहीं कह पाएंगे अच्छे तरीके से क्योंकि रिकवरी कायदे से आई नहीं है। आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताया तो मान लीजिए आपकी तबीयत ख़राब है, आपको बुखार है और आपका बुखार 102 का है। तो मैंने क्या किया कि सिर्फ क्रोसिन की दवाई दे दी। तो क्रोसिन की दवाई क्या होती है कि सिर्फ आपको 2 घंटे के लिए आपके बुखार को 1 मिनट के लिए उतार देगी, लेकिन फिर से बुखार आपको चढ़ सकता है। कुछ मार्केट के अंदर ऐसे ही हुआ है क्योंकि बाजार थोड़ा नीचे आया हुआ था। और एक देखिए, 2 चीज़ें हैं, मार्केट्स को आप कन्विक्शन से देख रहे हैं कि आप नंबर से देख रहे हैं। अगर आप नंबर से देख रहे हैं तो बाज़ार में नंबर से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। आप कुछ दिन पहले 49,500 पे थे, अभी 4800 पे, तो एथिकली सिर्फ 1500 पॉइंट टूटे हो। लेकिन जो फीलिंग हो रही है वो ऐसी फीलिंग हो रही है कि हम बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। वो कुछ ऐसे ही है जैसे आप गर्मी का टेम्परेचर हो 42 डिग्री का और आपको 48 डिग्री फील हो रहा हो कि गर्मी बहुत है। कुछ मार्केट के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। वो हायर विक्स की वजह से हो रहा है और कुछ भी नहीं है। अगर विक्स में अभी जैसे 12% पे कर दूं, 13% पे कर दूं, ना तो आपको फील होने लगेगा, ना ही बाजार इस तरह के कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो आराम से बिल्कुल एक डिसिप्लिन्ड बॉय की तरह जैसे काम होता है वो वैसे करने लग जाएगा। सपोर्ट पे रुकेगा, रेजिस्टेंस पे फिर जाके रुक जाएगा। फिलहाल थोड़ा विक्स बढ़ा हुआ है और ये विक्स एक्चुअली में थोड़ा नीचे नहीं आ रहा। आज सुबह से हम आपको नोटिस करवा रहे हैं कि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी से ज़्यादा इंडिया विक्स को देख रहे हैं। इंडिया विक्स में क्रैक आना जरूरी है और वो क्रैक कम से कम 2, 3, 4, 5% के आने जरूरी है। आप देखो ना, आ ही नहीं रहा इसमें। आज सुबह एक बार के लिए लाल निशान में आया 12:30 1 बजे के आसपास। मार्केट ने डेज हाई टेस्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर से इंडिया विक्स ऊपर आ गया। और ऐसा नहीं है कि रिलायंस नहीं चल रहा, रिलायंस चल रहा है, उसके बावजूद है ये। मार्केट को इस समय से, जब मुश्किल दौर होता है ना, निकालने के लिए अब बड़े प्लेयर की ज़रूरत होती है। वो बड़ा प्लेयर रिलायंस अवेलेबल है आपके पास, डेज हाई के आसपास भी टिका, लेकिन वहाँ पे कोई खास संपर्क नहीं हो रहा। एक और चीज़ जो मेरे को लग रहा है मार्केट के अंदर नोटिस हो रही है या आप नोटिस करनी भी चाहिए। देखिए, इलेक्शन का फेज़ तो कल में ख़त्म हो गया। कोई बोले इलेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है तो मैं कल तक समझ सकता था। आज तो वोटिंग नहीं हो रही है और अगला चरण अभी दूर है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि बाज़ार के पास बहुत सारी ऐसी और चीज़ें भी हैं जिसको वो साइमल्टेनियसली नोटिस कर रहा है। एक ही चीज़ मेरे को बस एक ही चीज़ मेरे को जो बार बार प्रॉब्लम दिख रही है कि आप पहले रोको फिर उसको चलाओ। रोकने के लिए आज का दिन अप्रोप्रिएट है। अभी हमारे पास 1 घंटे का समय है। हो सकता है बाज़ार अपनी आज गिरावट को रोक दे। बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा वीक है और मैं आज के लिए पूरा का पूरा क्रेडिट निफ्टी के ना चलने का वो बैंक निफ्टी को दूंगा। बैंक निफ्टी की वजह से हम नहीं चल पा रहे। ऑल दो इसका पीसीआर भी कम है, इसको भी ज़्यादा टूटना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कन्विक्शन नहीं आ पा रहा है। अगर मैं ही आपसे बोलूं पूजा जी कि आपको मैं कुछ पैसे दूं और आपसे बोलूं कि ठीक है आप मार्केट में जाके ख़रीदारी कीजिए, तो अभी आपको भी सोचना पड़ेगा।
आप रेंडमली बाजार के अंदर नहीं खरीद पाएंगे, ये आपकी नहीं, ये मेजॉरिटी लोगों की हालत इस समय मार्केट के अंदर यही है कि खरीदने को जैसे ही शेयर ढूंढते हैं तो मार्केट का मूड और माहौल उस शेयर को खरीदने ही नहीं दिए जा रहा है। ठीक, दूसरी बात है एफ के नंबर की, 41% है। पिछले 4-5 दिनों में एफ की होल्डिंग भी घटी है और सिस्टम में रिटेल के पास होल्डिंग ज़्यादा है। जैसे मैं कई बार आपको कह चुका हूँ, मैं रिटेल के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सिस्टम ये कहता है कि जब जब रिटेल के पास होल्डिंग्स लॉन्ग्स की ज़्यादा होगी सिस्टम में, बाज़ार को चलने में तकलीफ होगी, क्योंकि वो कमज़ोर हैंड्स होते हैं और एफ टिपिकली स्ट्रॉन्ग हैंड्स होता है, वो बाज़ार को उड़ा के लेके जा सकता है। इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगले 1 से 2 दिन में एफ की होल्डिंग अगर सिर्फ और सिर्फ 10% तक भी बढ़ जाए ना, 41 से 50% तक भी आ जाए, ट्रस्ट मी, आप जहाँ से नीचे आए हो वहीं तक वापस पहुँच सकते हो। आप 500 पॉइंट की रिकवरी भी दिखा सकते हो निफ्टी के अंदर, लेकिन वो तभी होगा जब बड़ा प्लेयर इंस्टीट्यूशनल यानी कि एफ मार्केट में उतर के आए। ये डी तो कुछ कर ही नहीं रहे, मैं आपको कई दिनों से होल्डिंग्स बता रहा हूँ। और एक इंडिया विक्स को नोटिस करते रहो, इंडिया विक्स 17.5 पे एक रेजिस्टेंस है छोटा सा, पार नहीं कर रहा उसको, अगर यहीं से टूट जाए तो फिर काम बन जाएगा। खैर, हम चर्चा तो करते रहेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कशन करना बाकी हैं। जतिन केडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुमित मूलचंदानी है, राघवेंद्र जी हमारे साथ हैं, हम तीनों से करेंगे बातचीत, एक दो मेहमान और जुड़ जाएंगे, फिर उनसे भी बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कुणाल परार भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कुणाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला। सुमित भाई शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज सुबह भी आपसे मुलाकात हुई। जतिन भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। राघवेंद्र जी थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला। अब हम जरा कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सुमित जी, सुबह वाली हमारी कॉल ने एक राउंड का हमको प्रॉफिट तो दिया, आपको ध्यान होगा 22,200 वाली कॉल मैंने आपसे पता की थी, उस समय का रेट था करीब 240 रुपये के आसपास, 310 320 तक गई, 60-70 रुपये आए, कन्विक्शन इतना ही था, वापस वहीं उसी जगह पर आके रुक गए हैं। सर, बेस बन रहा है या फिर अभी थोड़ा और समय लगेगा? हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो बिल्कुल डिम्पी जी, जैसे सुबह को भी हमारा डिस्कस हुआ था कि 22,200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिख रहा था, स्टॉक ने बाउंस भी वहीं से ही दिया है। तो 22,185 का आज का लो है स्पॉट लेवल पे। इसी तरह से जो रेजिस्टेंस है वो 350 से 400 का है। तो अगर एक बोला जाए तो एक नैरो रेंज में ही मार्केट अपना काम कर रहा है, जो करीबन 150 से 200 पॉइंट का है। लेकिन उसके बावजूद जो इंट्राडे पुल बैक दिया, तो कॉल ने काफी अच्छा हमको रिटर्न भी दिया था, फ्रॉम 240 टू 320, सो ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स, 1:2 का रेशियो हो गया, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो अभी भी आप यहीं पे ध्यान रखिए, अगर इन केस 22,180 का जो स्पॉट लेवल आज का लो है वो ब्रेक हो रहा है आज या कल कभी भी, तो हमें लग रहा है कि फिर से एक न्यू राउंड ऑफ प्रॉफिट सेलिंग प्रेशर आ सकता है मार्केट में। इसी तरह से बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 47,900 ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा, और अपसाइड में 48,400 ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये हैं मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, जो कि हमने आपको बताया। इस पर ध्यान दीजिए, बाजार अभी कुछ समय तक ऐसे ही रेंज में रह सकता है, इसका आप ध्यान रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्लोजिंग ट्रेड भी ले लेते हैं। तो रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का क्लोजिंग ट्रेड। कुणाल जी, आपसे शुरुआत करेंगे, पहले बताइए आपके क्लोजिंग ट्रेड कौन से होंगे? दो ट्रेड दोनों फिलहाल बाय साइड के ही अकोमोडेशन है। सबसे पहला रैलीस 274 के अराउंड का ट्रेडिंग चल रहा है, स्टॉक में 265 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 281 292 दो टारगेट रहेंगे। और दूसरा जो है वो क्रॉम्पटन है, काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिल चुका है, लेकिन आज भी एक प्रीवियस स्टॉक का ब्रेकआउट देखने को मिला है। खरीदारी करके चलने की सलाह 327 के एसएल के साथ, 350 और 363, 350, 363 दो टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। रैलिस में तेजी करके चलिए, क्रॉम्पटन में 350 से 363 तक के लेवल्स आ सकते हैं। जतिन जी, आपके क्लोजिंग ट्रेड्स कौन कौन से होंगे? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेर खान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा ओवर सोल्ड है, और हमें लग रहा है कि एक रिलीफ रैली ड्यू है। इसके लिए हम दो बाई साइड की तरफ के ट्रेड्स लेके आए हैं। जो पहला ट्रेड होगा वो डीवीज लैब्स में होगा। तो डीवीज लैब्स में हमने देखा है कि पिछला जो अपमूव था उसका 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल पे आके एक पॉजिटिव बाइंग मोमेंटम दिख रहा है। तो हम डीवीज लैब्स पे बाई की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस हमारा 3890 का रहेगा और टारगेट 4075 के रहेंगे। जो दूसरा हमारा पिक होगा वो मारुति होगा।
तो मारुति में हमने देखा है कि पिछले 2 वीक से जो करेक्शन था वो अपने 40 वीक के एवरेज के सपोर्ट पे आ गया है। तो हमें लगता है कि मारुति में लॉन्ग की करके चला जा सकता है। ओवरऑल ऑटो सेक्टर स्टॉक्स में भी हमें पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। तो मारुति में बाय की सलाह रहेगी। हमारे स्टॉप लॉस रहेंगे 12,350 के और टारगेट हम 13,200 के इसमें लेके लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहेंगे। ठीक है। तो टीवीज लैब और मारुति सुजुकी यहाँ पर तेजी करने की सलाह। सुमित जी, आपके ट्रेड आइडियाज क्या होंगे? जी, मैं भी यहाँ पे कुणाल भाई के साथ जाना चाहूंगा। देखिए, पहला जो कॉल रहेगा वो रहेगा क्रॉम्पटन ग्रीव्स का, लेकिन जो नजरिया रहेगा वो मेरा 1 से 3 महीने का रहेगा। यहाँ पे देखिए, स्टॉक ने ऑलमोस्ट फरवरी 23 के बाद इस वीक में जो है एक वीकली ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेट कीजिए कभी भी। 338 मार्केट प्राइस है। नीचे में डाउन साइड में आप एक्यूमुलेट कीजिए 320 की लेवल्स तक भी अगर स्टॉक आपको मिल रहा है तो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 302 का फॉर द टारगेट ऑफ 430। इसी तरह से दूसरा एक स्टॉक है गोदरेज एग्रोवेट। देखिए, स्टॉक ने काफी टाइम के बाद अपना एक वीकली ब्रेकआउट दिया है ऑलमोस्ट आफ्टर December 21। तो यहाँ पे भी सेम नजरिया रखिए, 1 से 3 महीने का 700 का टारगेट रहेगा एंड स्टॉप लॉस विल बी 540। ठीक है। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स में तेजी करने की सलाह, लेकिन नजरिया आपको इसे 3 महीने का रखना है। 5% की तेजी है, अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। इस बीच हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मुनाफा 1020 करोड़ का, 1026 करोड़ का हमारा अनुमान था, तो ऑलमोस्ट अनुमान के ऊपर खरा ही उतरा है मुनाफे का फिगर। और अगर प्रॉफिट देखेंगे तो वो 9,519 करोड़ के प्रॉफिटेबिलिटी के फिगर्स आए हैं, आय के फिगर आए हैं। और यहाँ पर भी जो अनुमान था वो 9,400 करोड़ के आसपास के आय के फिगर का हमारा अनुमान था। तो ये दोनों नंबर्स तो अनुमान के मुताबिक ही हैं। स्टॉक ने रिएक्ट भी किया, 8% ऊपर स्टॉक अब आ चुका है। मुनाफा भी 858 करोड़ से बढ़कर 1,016 करोड़ का कंपनी ने घोषित किया है। एक एक करके हम मार्जिन फिगर्स भी देखेंगे। इसके अलावा देखिए, 40 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का भी कंपनी ने ऐलान कर दिया है। तो हर फ्रंट पर देखेंगे अनुमान के मुताबिक नंबर्स, मार्जिन भी 14.3% के पास ही हैं, जो कि हम अनुमान भी करके चल रहे थे। 14% के आसपास के मार्जिन फिगर हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। स्टॉक में तेजी अब 1.5% ऊपर आ चुका है और 2% ऊपर लगभग आ चुका है। और इसके अलावा 40 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड की भी कंपनी ने घोषणा की है। तो ये हैं नतीजे अभी के। सुमित जी, चार्ट्स देखकर जरा बताएंगे, हीरो मोटोकॉर्प अभी जो नतीजे आए, रिएक्ट किया, स्टॉक ने 2% ऊपर आ चुका है। अगले लेवल्स क्या देख रहे हैं आप? मुझे यहाँ पे देखिए, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी एक कंसोलिडेशन में है। अगर हम एक लेवल्स की बात करें तो 4620 से 4650 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। पिछले आप देखेंगे तो 1 महीने से स्टॉक ने ये अपना जो लेवल है वो ब्रेक नहीं किया है। तो अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है तो मैं वेट करूंगा 4680 के लेवल को क्रॉस होने का। अदरवाइज जिनके पास है ऑलरेडी होल्डिंग है तो यहाँ पे एक आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलिए, दैट इज अराउंड 4370। देखिए, बाजार के अंदर 17 का विक्स जो होता है ना, वॉलेटिलिटी भी फास्ट लेके आता है और वही हमको दिख भी रहा है। आप अगर आप क्लोजिंग में आके चेक करेंगे तो वो आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड होगा। ठीक, तो फिलहाल आप थोड़ा देख के काम कीजिए। उतार चढ़ाव अपने चरम पर आपको देखने को मिल रहा होगा और यही चीज़ इस समय की स्क्रीन पर भी आपको नोटिस हो रही है। आगे बढ़े, राघवेंद्र जी इस बीच हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र सर नमस्ते। मेरे को एक चीज़ बताइए सर, बाज़ार के अंदर आपको अच्छी चीज़ क्या दिख रही है मार्केट के अंदर? हम बार बार ये बात बोलते हैं ना फंडा के तौर पर कि भाई जब भी कोई डिप आए तो इसको प्लस करना है। ये डिप मार्केट का जो आया है इसमें प्लस क्या करना है? एक शेयर भी बता देंगे तो काम बनेगा, ज़्यादा नहीं चाहिए, एक ही शेयर। करंट लेवल्स पर हमें BHEL काफी अच्छा लग रहा है। कंपनी का पावर जनरेशन सेटअप में बहुत अच्छा मार्केट शेयर हो गया है, एक तरह से मोनोपोली बिजनेस हो गया है। तो 285 286 के प्राइस पर BHEL 1 साल की अवधि के लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम ओवरऑल पावर जनरेशन सेक्टर के जो सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में, कैपिटल गुड स्पेस में जो कंपनीज है उसमें बुलिश है और BHEL ये स्पेस में हमारा टॉप पिक रहता है। 285 के प्राइस पर हमें लगता है 1 साल की अवधि तक ये 350 प्लस हो जाएगा। ठीक है। एक टाइम था जब BHEL चलता नहीं था, एक टाइम ऐसा भी है जब BHEL रुका ही नहीं।
आप नॉन स्टॉप BHL को चलते हुए देखें। सरकारी कंपनीज में से ये चुनिंदा शेयर्स में से शामिल हुआ है जिनका रिपोर्ट कार्ड पिछले 1-1.5 साल का काफ़ी शानदार है। चाहे सरकार की पॉलिसी समझ लीजिए या कंपनी का मैनेजमेंट का अपना काम करने का तरीका समझ लीजिए, चाहे ऑर्डर बुक इनके पास गिरने का समझ लीजिए, जैसे मर्जी समझ लीजिए, BHL को बेनिफिट हुआ। 1 साल का दिखाओ तो इसका चार्ट आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। 2 साल का दिखा सकते हो तो और भी दिखाओगे और भी अच्छा लगेगा। हीरो मोटोकॉर्प के नंबर ऑलरेडी पूजा ने आपको जो बताए हैं, उसका इम्पैक्ट एक स्विंग ट्रेड के तौर पर आपको ज़रूर मार्केट के अंदर नोटिस हो रहा होगा। आज फिर से बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉब्लम है। बैंक निफ्टी के जो रियल कल्प्रिट्स हैं, या एक्चुअली मैं बोलूँगा जो चलने नहीं दे, ये देखिए 450% का गेन है। ये 42 रुपये वाला शेयर है और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा, मैं सिर्फ 2 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। ये 42 रुपये का शेयर था, आज 285 रुपये का शेयर है। और अगर आप 1 साल का दिखा पाएंगे, 1 साल का 52 वीक दिखा दो, उसी से पता लग जाएगा। 52 वीक दिखाओ, उसका परसेंटेज दिखाओ BHL का। तो चला हुआ शेयर पे भी राघवेंद्र जी कह रहे हैं भी और चल सकता है। अब इनकी कमांड आई, ये देखो 250%, आधा 1 साल में चला और आधा एक उससे पिछले साल में चला। 80 रुपये का था, आज 280 रुपये का है। ठीक जी, जो मेरे को पता करना है, एक पॉइंट और पता करना है, वो पता करना है कि अच्छे कुछ बढ़िया शेयर्स के अंदर कैसे कैसे और ट्रेड लिया जाए। मैंने अपनी एक शीट खोली जिसमें F&O के शेयर्स रहते हैं। पहले मैं उसमें ज़रा लॉन्ग पोजीशंस चेक करवा देता हूँ, फिर शॉर्ट्स वाले शेयर्स पे आएंगे। भारत फोर्ज नंबर्स के बाद 10% ऊपर, क्रॉम्पटन आया 5%, PFC REC चल गए, गेल चल गया ऑलरेडी, IGL चेक करवाते हैं। एक बार ज़रा चेक करेंगे आप जतिन, IGL अभी और चल सकता है क्या? इसकी फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना। हाँ, IGL की और चल सकता है क्या अभी ये? देखिए आईजीएल की अगर जो मैं बात करूँ तो आई थिंक रेंज बाउंड है। बहुत टाइम से आई थिंक 3 से 4 वीक से मैं देख रहा हूँ चार्ट, तो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। 480 ऑन दी डाउन साइड, सॉरी 480 ऑन दी अपसाइड, और नीचे में 430 ऑन दी डाउन साइड क्रूशियल सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं जो लोअर एंड ऑफ दी रेंज पे है, यहाँ पे आके उसने सपोर्ट लेके थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। मेरे को लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस इसमें एक मोमेंटम या तो स्विंग बन सकता है अप टिल 474 480 तक का एक स्विंग बन सकता है। तो डेफिनेटली करंट भाव से अगर जो किसको लॉन्ग करना है या एक्सपेक्टेशन है कि अपमूव आएगा, तो आई थिंक देन ही कैन प्ले ऑन दी लॉन्ग साइड। इसमें स्टॉप लॉस मैं 435 का सजेस्ट करना चाहूँगा। ठीक है, डन। तो बाय हो गया। वैसे भी आज गैस के स्टॉक सभी चेक कर लो आप, MGL, IGL, गेल, ये सभी के सभी चलते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। रीजनिंग काफ़ी हद तक आपको सिस्टम से पता लगी रही है। आगे बढ़ें, अवनी भट्ट को जोड़ लेते हैं। एक ऑप्शंस का ट्रेड आपके सामने रखते हैं। ऑप्शंस का चैंपियन लेके आइए। अवनी, दोपहर 12 बजे जब हमारी बातचीत हो रही थी तब ये आप कह भी रहे थे कि हाँ हो सकता है बॉटम बने, बट वो कमज़ोर भी हो सकता है। कुछ कुछ वैसा भी दिख रहा है। बॉटम तो बनाने की है और थोड़ी फाइट हो रही है मार्केट में। कौन सा ऑप्शंस का ट्रेड दे रहे हैं आप? तो आज ये इंडेक्स से ज्यादा रिलेटेड ना हो उस टाइप का स्टॉक लेंगे जिसमें मोमेंटम अच्छा है। वो रहेगा इंडिगो। सो इंडिगो के शेयर में वीकली चार्ट्स पे तो चार्ट खराब हुआ ही नहीं था, बट डेली चार्ट्स पे जो 2-3 दिन से जो गिरावट हो रही थी, वो पिछले 2 दिन की गिरावट तो आज एक ही दिन में कवर हो चुकी है ऑलरेडी। शॉर्ट कवरिंग हमें दिखाई पड़ रहा है 1.5% का। और जो ऑप्शंस का डेटा देखें तो ऑलमोस्ट जो 4,4150 के कॉल में अनवाइंडिंग दिख रही है। सारे जो कॉल राइटिंग पोजीशंस थी वो स्क्वायर ऑफ हो रही है। एंड पिछले 2 दिन से जो गिरावट हुई थी उनमें जो वॉल्यूम था वो काफी कम था, और आज जो आज से वो चला है स्टॉक तो उसमें वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। तो इंडिगो की हम 4100 की कॉल में खरीदारी करेंगे, 120 से लेके थोड़ा डिप हो जाए तो 118 तक, और उसका टारगेट रहेगा 165 रुपए का, और स्टॉप लॉस रहेगा 98 रुपीज का। तो टारगेट पे अधिकतम मुनाफा होगा 13,500 रुपए का, और जो अधिकतम नुकसान रहेगा वो 6,600 रुपए तक सीमित रहेगा। ठीक है, डन। तो इंडिगो की आप कॉल बता रहे हैं 4100 की कॉल। वैसे भी मैं इसमें अपने तो खैर डेरिवेटिव टेक्निकल चेक किया, कि मैं फंडामेंटल रीज़न भी आपको बता देता हूँ। एयर इंडिया, एयर एक्सप्रेस, ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अब टाटा ओन्ड है। अब वो अभी भी वो चल रहे हैं वैसे ही, उसी नाम से ही। उनके खबर मार्केट में ये है कि कुछ कर्मचारी हड़ताल पर हैं।
ऐसा खबर है बाज़ार में। तो अगर वो नहीं होंगे तो फिर जो एक मेजर प्लेयर है जो इसको अच्छा बेनिफिट हो सकता है वो इंडिगो ही बचता है। स्पाइस जेट में वो रिप्लेसमेंट वाली बात नहीं है, तो इंडिगो के पास है वो रिप्लेसमेंट वाली बात। तो इसलिए इंडिगो आज वैसे भी चल रहा था 2.5% ऊपर है, और अवनी कह रही है कि ऑप्शंस के ज़रिए इसमें ट्रेड लेंगे तो आपको और बेनिफिट हो सकता है। 98 का स्टॉप लॉस लगाना, 120 पे आपको कॉल मिलेगी, 165 का। एक बार इसका इंट्राडे चार्ट दिखाना, ये क्या सुबह से चल रहा है कि दोपहर से चला है, एक बार आपको नोटिस हो जाएगा। इंटरग्लोब एविएशन का इंट्राडे चार्ट दिखाओ, इंट्राडे आज का चार्ट, ये इंट्राडे चार्ट है। तो मार्केट में यस ये पूरी 11:30-12 बजे के आसपास सिस्टम में खबर आई, एग्जैक्टली वहीं से 11:30-12 बजे के बाद से ही इस शेयर में तेज़ी और बन गई है। अब ये 2.5% ऊपर ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं निफ्टी को वापस से आपको दिखा देता हूँ, लाल निशान से हरे निशान में आ चुका है। 17 का विक्स आपको शांति से बैठने नहीं देगा, और इंडिया विक्स अभी भी 17 भी चल रहा है। लेकिन मार्केट देखो, बाज़ार अटेम्प्ट करना चाहता है, अटेम्प्ट होने की जगह भी है, लेकिन थोड़ा मौका दस्तूर नहीं है। उसमें एफआईज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप 3-4 दिन तक एफआईज को इग्नोर मत करना, उसके डाटा को रेगुलरली चेक करना, हम भी आपको बताएंगे। एक काम करते हैं, एक जरा बैंकिंग स्टॉक्स और पता कराते हैं। राघवेंद्र, जैसे भी आपने एक हमको BHEL दिया, आप कह रहे वैल्यूएशन पे ठीक है, कंपनी का बैलेंस शीट ठीक है, पावर सेगमेंट में नंबर 1 हो गई, चलने के बावजूद चल सकता है शेयर। क्या ऐसे कोई बैंकिंग स्टॉक आप दे सकते हो? एक बैंक का शेयर भी चाहिए, वैल्यूएशन, ग्रोथ, बैलेंस शीट सब कुछ ठीक होना चाहिए उसका। हाँ डिम्पी जी, अगर इस क्वार्टर के रिजल्ट्स देखा जाए तो हमें जो एक स्टैंड आउट स्टॉक लगता है बैंकिंग स्पेस में हुआ है एक्सिस बैंक। आप इसके रिजल्ट्स को अगर गौर से देखेंगे तो जैसा आपने कहा कि इनके इंटरेस्ट मार्जिन्स काफी एक्सपांड हुए हैं, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ी है, एनपीएस प्रोविजनिंग थोड़ा सा मार्जिनली घटा है। तो ये ऑल फ्रंट्स पे जो बैंकिंग पैरामीटर्स में होता है कि इंटरेस्ट मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है और एनपीए प्रोविजनिंग अच्छी हो रही है, और इसके साथ साथ जैसा आपने कहा कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कहाँ हैं, तो एक जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई थी एक्सिस बैंक की वो काफी कंफर्टिंग थी। तो हमें ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में एक बुलिश अंडरकरंट लगता है, और एक लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आउट परफॉर्म करेंगे पीएसयू बैंक्स को, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमारा टॉप पिक एक्सिस बैंक रहता है करंट लेवल्स पर। तो ये है सलाह बाजार पर। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरों पर और रिसर्च पर नज़र डाल लेते हैं। एशियन पेंट्स के नतीजों की बात करें तो कल चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे। नतीजे कैसे रह सकते हैं बताने के लिए अनीशा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनीशा बताइए, एशियन पेंट्स के नंबर्स कैसे आ सकते हैं? जी हाँ, एशियन पेंट्स के नतीजों की बात करें तो थोड़ा टेपिड परफॉर्मेंस ही आएगा कंपनी से, क्योंकि जहाँ की वो डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे वॉल्यूम्स में, एक्चुअल परफॉर्मेंस डिमांड का थोड़ा सबड्यूट रहा है। इसलिए एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद 6 to 8% काइंड ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ आएगा फ्रॉम एशियन पेंट्स। थोड़ा प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है, देयर इज अ नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज, कंपनी ने प्राइस कट्स लिए थे, इन सब के चलते मार्जिन ऑलमोस्ट जस्ट 21% पे रहेंगे, एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ा टेपिड रहेगा विद जस्ट अ ग्रोथ ऑफ 2%, so that the profitability comes closer to 1310 crore. आगे चल के मैनेजमेंट कमेंट्री, रूरल डिमांड, अर्बन डिमांड, न्यू लॉन्चेस, कंपटीशन, प्राइसिंग, रॉ मटेरियल, इन सब पे काफ़ी फोकस रहेगा, बिकॉज कंपटीशन सेक्टर में काफ़ी बढ़ गया है। तो उसके चलते कंपनी कैसे डिफेंड कर रही है मार्केट शेयर, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन सबड्यूड है, लेट्स सी व्हाट द कंपनी डिलीवर्स। ठीक है, तो एशियन पेंट्स के ये नतीजों से पहले 3% की कमज़ोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और क्रूड फैक्टर तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्ले आउट करेगा ही, और उसको लेकर कमेंट्री क्या आती है इस पर भी नज़र रहेगी। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री कैसी होती है, वहाँ पर डिमांड सिनेरियो कैसा नज़र आ रहा है, इस पर भी नज़र होगी। कंपनी ने कीमतों में भी कटौती की थी, उससे भी वॉल्यूम ग्रोथ पर एक बढ़त देखने को मिल सकती है। राघवेंद्र जी, आप क्या इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स वॉच करेंगे एशियन पेंट्स के नतीजों में? सबसे क्रिटिकल फैक्टर पूजा जी एशियन पेंट्स के नतीजे में हमारे लिए रहेगा उसका मार्केट शेयर, अगर स्टेबल रहता है या उसमें गिरावट होती है। हमें एक्सपेक्टेड है कि इसमें मार्केट शेयर में थोड़ा सा प्रेशर आएगा। तो बहुत ही दिग्गज प्लेयर जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं वो इस सेक्टर में एंट्री किए हैं। एक तो कुमार मंगलम बिरला ग्रुप का एक एंट्री हुआ है पेंट सेक्टर में, और सज्जन जिंदल ग्रुप लेड जेएसडब्ल्यू ग्रुप का भी, जेएसडब्ल्यू पेंट्स का भी इस सेक्टर में एंट्री हुआ है। तो ना कि इनको मार्जिन प्रेशर आएगा,
बट एक मार्केट शेयर जो इनका स्क्वीज होता हुआ दिखेगा आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, तो वो हमें लगता है एक कंसर्निंग पॉइंट या एक सेंसिटिव पॉइंट रहेगा विच कैन मूव द नीडल। एक डील को थोड़ा सा हमें वहां पर काफी माइक्रोस्कोपिकली देखना पड़ेगा, और क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव मल्टीपल्स पे ट्रेड करता है तो मार्जिन ऑफ एरर नहीं रहेगा वैल्यूएशन साइड पर। ये हम काफी गौर से देखेंगे एशियन पेंट्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स में। तो ये है एशियन पेंट्स। वॉल्यूम ग्रोथ किस तरीके की होती है और मार्केट शेयर के फ्रंट पर नंबर्स कैसे आते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इस बार के नतीजों में देखना। चलिए नतीजों पर फोकस रहेगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा दबाव में शेयर कारोबार कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ पर, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए मार्केट फिर से कोशिश तो कर रहा है कि अपने आप को किसी तरह से ऐसे लेवल्स पे लेके चला जाए, क्लोजिंग ऐसे लेवल्स पे करा दे कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि देखिए आज बाज़ार ने कुछ तो किया। हालांकि एक राउंड का आज कुछ ना कर वाला तो कर चुका है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, अभी तक क्या होता था कि हम गैप अप खोलते थे और डेज लो पे बंद होते थे। आज हमने गैप डाउन पे खोला, लेकिन उस गैप को हमने कवर किया। ये पिछले 3 दिन का पैटर्न आज ध्वस्त हुआ है। दूसरा, फिर हम कल की क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। कल की क्लोजिंग आपको याद होगा 302 की है, अभी हम 312 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इंडिया विक्स का बढ़ना रुक गया है। और चौथा, थोड़ा सा लीडर आ गया है रिलायंस सामने। ये सारी बातें अच्छी तो हैं, लेकिन इसके अलावा भी बाजार को बहुत कुछ चाहिए जिससे बाजार चल पाएगा। एक छोटा सा काम मैं आपके लिए और कर देता हूँ, आपको ना एडवांस डिक्लाइन भी दिखा देता हूँ। एक बार जरा फ्यूचर्स वाली एडवांस डिक्लाइन दिखा पाएंगे? फ्यूचर वाली प्लेट आज सुबह से 1:2 मेंटेन होना चाहिए। वो अगर वो मेंटेन्ड है तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये आप देखोगे 50 का डबल होता है 100 शेयर, 125 शेयर चल रहा है, तो 1:2 है, तो ये मेंटेन्ड है। इसलिए बाजार को ज़्यादा डिप नहीं दे रहा, क्योंकि ओवरऑल पिक्चर भी ठीक है। एक काम और कर दीजिए, आप स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्स भी दिखाइए जरा। आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि ओवरऑल मार्केट की इस समय पिक्चर क्या कह रही है या ओवरऑल पिक्चर क्या हो रही है। फिर स्टॉक स्पेसिफिक चुनाव हम करते ही रह रहे हैं, आगे भी करेंगे। कुछ एक कैश के स्टॉक्स भी दिखाऊंगा मैं आपको। स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्स दिखाइए 1 मिनट के लिए जरा स्क्रीन पर। निफ्टी नहीं बॉस, स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडेक्स वो दिखाइए आप। निफ्टी किसने बोला आपको? खैर एनी हाउ, जब तक आप दिखाएंगे हम स्क्रीन पर कुछ एक शेयर और छांट लेते हैं। जरा देखते हैं कहाँ कहाँ पे मजबूती है। आप एक चीज़ करते हैं जतिन, एक शेयर आप और चेक करेंगे। ये मैरिको के अंदर है, सेकेंड डे बाय है। कल 10%, आज 2%, 12% हो गया। प्रॉफिट बुक कर लें क्या बॉस? ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी पूछ रहा हूँ और टिपिकली थोड़ा रिजल्ट्स वालों के लिए भी पूछ रहा हूँ, और कुछ परसेंटेज कमाने वाले इन्वेस्टर्स के लिए भी पूछ रहा हूँ। 2 दिन का प्रॉफिट 12% है, कल 10 और आज 2.5। मैरिको का शेयर है। देखिए, अगर जो मैरिको की बात करूं तो 607 का जो प्रीवियस स्विंग आया था वहां पे डेफिनेटली जा सकता है। लेकिन कंसीडरिंग जैसे कि आपने बताया कि पिछले 2 दिनों में एक तगड़ा प्रॉफिट या तो तगड़ा एक अपमूव देखने मिला है, तो अगर जो कोई होल्ड ऑन या तो कंटिन्यू करना चाहता है अपनी पोजीशन को होल्ड करने के लिए, तो उसमें मैं एक सजेशन दूंगा कि आप 585 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के, अगर जो आपको लगता है कि और अपमूव रह सकता है, तो इसमें 585 का स्टॉप लॉस लगा के डेफिनेटली होल्ड ऑन किया जा सकता है। वरना करंट लेवल्स बहुत ही अच्छे हैं। अगर जो कोई ऑलरेडी लॉन्ग होल्ड कर रहा है, तो आई थिंक पिछले 2 दिनों में एक अच्छा मुनाफा हुआ रहेगा। तो डेफिनेटली गुड लेवल्स टू बुक आउट प्रॉफिट्स इन मैरिको। ठीक है, गौरव भी हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। आपको जरा वो गाइड करेंगे कि इस समय मार्केट के अंदर क्या मेन खबरें आई हैं। एक छोटा सा पॉइंट मेरे को और पता करना है। मैं जरा कुणाल परार से मेरी सुबह से बात ही नहीं हुई जब से शो में आए हैं। कुणाल भाई पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपसे बात ही नहीं हुई है, 3 बजने को आ गए हैं, 2:30 बजे से हम बैठे हैं आपके साथ, आपसे बात ही नहीं हो पा रही। माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। एक शेयर से मैं आपसे जरा आइडिया लेना चाहता हूँ। अवंती फीड चेक करना सर, अवंती फीड, ये शेयर ठीक लग रहा है क्या आपको? वेल डिम्पी जी, मैं भी वही वेट कर रहा था कब आपसे बात हो जाए, और 3 बजे ही बात हो पाई है आपसे ना। बहुत ही बढ़िया स्टॉक आपने निकाला है अवंती फीड। 3-3.5% ऊपर है, लेकिन अगर आप डेली चार्ट देखो तो एक राइजिंग ट्रेंडलाइन के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी लिया हुआ है। इससे अच्छा अगर मैं
आर्ली चार्ट की भी बात करूँ तो आर्ली चार्ट पे 200 MA के सपोर्ट के साथ बाउंस बैक दिया हुआ है। बट ओबियसली डिम्पी जी, आपका जो सिलेक्शन है मैं उसी के साथ जाऊंगा। 532 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलिए। आज का जो लो है उसी का हम ऐसे यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। 510 टारगेट, कट टू कट 550 का पहला है, पर जैसे ही वो ब्रेक होता है 576 का दूसरा टारगेट भी आपको देखने को मिल सकता है। यानी आप कह सकते हो 8 से 9% का भी रिटर्न ये स्टॉक मिड टाइम में हमें दिखा सकता है। ये बढ़िया एक शेयर बन सकता है एक्चुअली में। अगर आप सुपर ट्रेंड डालते हैं, एक इंडिकेटर होता है, कभी आप डालना आपको मौका मिले तो डेली चार्ट पे, तो उसके अंदर काफ़ी दिनों के बाद रिवर्सल आया। इनफैक्ट मैं बोलूँगा ये मार्च से मई के बीच में अब पहली बार मई मंथ में इसमें रिवर्सल आया। दूसरा, मल्टीपल सपोर्ट इसके पास पड़ी हुई हैं, पहला और ये चल सकता है शेयर। RSI डाइवर्जेंस वगैरह भी ठीक है, और ऑलरेडी कुणाल सर ने आपको वैसे भी बता दिया, तो इस पर तो आप ट्रस्ट करें ही करें, आपको फ़ायदा होगा ही होगा। मार्केट से 3 बताने के लिए गौरव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभी तक की जितनी अहम खबरें उन्होंने सब समेट के लेके आए हैं। गौरव जरा बता दीजिएगा प्लीज़। शुरुआत करते हैं हीरो मोटोकॉर्प के साथ, क्योंकि अगर हम नंबर्स की बात करें Q4 के, तो कहीं पे स्ट्रॉन्ग नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। अगर हम मुनाफे की बात करें तो कहीं पे 1,016 रुपीज़ पे है, जो कि 18% से बढ़ा है। अगर हम लोग पैट की बात करें तो उसमें भी हमें कहीं पे 14% का ग्रोथ देखने को मिला था। EBITDA मार्जिन्स की बात करें तो कहीं पे 13% जो था पिछले साल, वो अभी बढ़कर 14.4% हुआ है। और इसी के साथ साथ कंपनी ने 40 रुपीज़ का एक डिविडेंड भी ऐलान किया है, और इसी के चलते हुए हमने देखा कि स्टॉक में भी एक तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं कैनरा बैंक के रिजल्ट्स की। अगर हम नंबर्स की बात करें तो कहीं पे NII में हमें 11% का ग्रोथ देखने को मिला। PPOP कहीं पे 1.9% से ही बढ़ा है, बट अगर हम पैट की बात करें तो 18% का ग्रोथ देखने को मिला था। कहीं पे अगर बात करें नेट NPS एंड ग्रॉस NPS की, तो ग्रॉस NPS पे तो हमें कहीं पे गिरावट देखने को मिली थी, बट नेट NPS में कहीं पे एक मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिला था। बट उसके साथ साथ एक मेन हाईलाइट ये है कि कंपनी ने अभी FY25 का जो गाइडेंस है एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स ग्रोथ का, वो कहीं पे घटाकर, जो कि अभी 11 to 12% में था, वो अभी कहीं पे घटाकर FY25 के लिए 10% रहेगा, ऐसे कहा है। और इसी के चलते हुए हमने देखा कि एक फॉल देखने को मिला था इसके शेयर प्राइस में। अगली बात करते हैं हिंदाल्को की, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक हिंदाल्को जो है वो नोवेलिस को लिस्ट करने वाला है। उसके लिए वो $18 बिलियन का वैल्यूएशन जो है उसकी कहीं पे एक टारगेट रख रहा है, और इसी के चलते हुए हिंदाल्को को 1.2 बिलियन का एक प्रॉफिट होते हुए या फिर एक बेनिफिट होते हुए हमें देखने को मिल सकता है इसी IPO के चलते हुए, और इसीलिए हिंदाल्को एक फोकस में रहने वाला है। अगली बात करते हैं भारत फोर्ज की भी, क्योंकि अगर कंपनी की माने तो मैनेजमेंट ने FY25 के लिए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिया है, तो उनका मानना यह है कि कहीं पे मुनाफे में काफ़ी मजबूत ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है FY25 में। इसी के बाद कहीं पे इंडस्ट्रियल कास्टिंग, उस बिजनेस में भी हमें कहीं पे एक अच्छा अपटिक देखने को मिल सकता है, और इंटरनेशनल बिजनेस में भी कहीं पे एक अपटिक देखने को मिल सकता है। इसलिए भारत फोर्ज भी एक स्टॉक है जिसमें हमने देखा कि काफ़ी तेज़ी हुई थी आज के दिन में। और आखिर में बात करते हैं स्टरलाइट टेक की, क्योंकि अगर नंबर्स की बात करें तो कहीं पे वीक नंबर्स इस कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। तो अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो उसमें कहीं पे 13.8% का डिक्लाइन देखने को मिला था। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी पिछले साल इसी क्वार्टर 59 करोड़ का लॉस जो है वो उन्होंने देखा था। अब इस क्वार्टर में उनका 82 करोड़ का लॉस दिखाया गया है। EBITDA मार्जिन जो है वो भी कहीं पे घटकर 8.2% से घटकर अभी 5.9% हुआ है, अगर सीक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो। और इसी के चलते हुए हमें इस स्टॉक पे भी एक नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो खबरों के दम पे और न्यूज़ पे दम पे और नंबर्स के दम पे ये सब स्टॉक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एक अच्छा जो अपटिक या फिर एक अच्छा वॉल्यूम जो है इन स्टॉक्स में हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये है इस वक्त की बड़ी खबरें जिसके चलते हम स्टॉक्स पर एक्शन भी देख रहे हैं। राघवेंद्र जी, 2 नतीजों पर हम बात करेंगे। पहले तो हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स जो अभी थोड़ी देर पहले आए, स्टॉक 4% ऊपर आ चुका है। टेक्निकल चेक तो हमने लिया हीरो मोटोकॉर्प पे, लेकिन ये जो पूरा 2 व्हीलर स्पेस है, सेगमेंट है, वो अच्छा प्रदर्शन कर ही रहा है। ऑटो कंपनियों के नंबर्स भी हम देख रहे हैं कि अच्छे ही आ रहे हैं, स्पेशली 2 व्हीलर सेगमेंट के। बजाज ऑटो के नंबर्स भी काफ़ी स्ट्रांग आए थे। ये पूरा स्पेस कैसा लग रहा है आपको? कौन सी कंपनियां हैं जहां पर कि आपको निवेश के लिहाज से अभी मौके दिखाई दे रहे हैं? पूजा जी, आपने काफी करेक्ट कहा कि ये पूरा सेक्टर या पूरा जो 2 व्हीलर स्पेस है वो काफी अच्छा लग रहा है, और हमें लगता है ये जो ग्रोथ मोमेंटम है बरकरार रहेगा। इसके कई कारण हैं। एक तो मॉनसून रिपोर्ट्स जो आ रही है वो अच्छी आ रही है। यूजुअली इलेक्शन ईयर में देखा जाता है कि एक रूरल स्पेंडिंग बढ़ता है, तो वो भी एक 2 व्हीलर स्पेस को डायरेक्ट बेनिफिट करेगा। थर्ड फैक्टर हमें लगता है कैचअप प्ले हीरो मोटोकॉर्प में वो भी बनता है, क्योंकि अगर ये पीयर ग्रुप से आप कंपेयर करेंगे टीवीएस मोटर से या बजाज ऑटो से, जो कि इसके डायरेक्ट हेड ऑन कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे वैल्यूएशन बेसिस पे, फंडामेंटल मैट्रिक्स पे अर्निंग्स अच्छे हैं, बट हीरो मोटोकॉर्प काफी अंडर वैल्यूड है। तो वैल्यूएशन में एक री रेटिंग पॉसिबल है, और एक स्लो एंड स्टेडी अपटिक मार्च आएगा।
अर्निंग्स पे, पी मल्टीपल पे हमें लगता है इनमें काफी अपग्रेड आएगी अक्रॉस द स्ट्रीट। और आने वाले 9 से 12 महीने के ऊपर हमें लगता है 5,200-5,200 का लक्ष्य हीरो मोटोकॉर्प में बनेगा। ये एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है और वो ही बरकरार रहेगा। कैचअप प्ले बिल्कुल बनता है हीरो मोटोकॉर्प में और करंट लेवल्स पर भी बाय बनता है। बिल्कुल। तो करंट लेवल्स पे भी हीरो मोटोकॉर्प पे आप तेजी करके चल सकते हैं। एक और नतीजे जो आए हैं वो है कैनरा बैंक के नंबर्स। जब आए हमने एक तेजी देखी क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट तो नंबर्स काफ़ी अच्छे नजर आए थे, लेकिन जैसे कि थोड़ी देर पहले अभी गौरव हाईलाइट कर रहे थे कि कंपनी ने जो एक्चुअल उनके नंबर्स आए उसके सामने ग्रोथ गाइडेंस जो दी है वहाँ पर कमी हुई है। स्टॉक देखिए उस पर रिएक्ट भी कर रहा है। अभी कॉन कॉल होनी बाकी है, इन्वेस्टर मीट होने बाकी है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन के जरिए जो नंबर्स निकल कर आ रहे हैं, स्टॉक 3.5% नीचे आ चुका है और दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। राघवेंद्र जी, कैनरा बैंक के नंबर्स को क्या आपने स्टडी किया? क्या कुछ कंसर्न नजर आ रहा है आपको इस बार के नतीजों में? हमें कंसर्न अभी तक जो फेस वैल्यू पे नंबर्स देखे हैं उसमें कोई कंसर्न नहीं है, बट हाँ जो स्टॉक रिएक्ट किया है उस पर हम कहेंगे कि ग्रेटर एक्सपेक्टेशंस ग्रेटर डिसअपॉइंटमेंट्स। तो मार्केट ने पिछला 1 साल में ये स्टॉक बढ़ा है 2 गुना 3 गुना, इसमें जो रिटर्न्स आए हैं उसको चलते लग रहा था कि ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री बहुत बरकरार रहेगी, वो थोड़ी सी स्टेबलाइज हुई है। बट और कंपनी ने एक स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस किया है, इसी महीने में एक्स होगा, तो वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर के रूप में देखा जाएगा। लिक्विडिटी स्टॉक में बढ़ेगी, तो एवरी डिप अगर कोई भी करेक्शन होता है कैनरा बैंक में 530 के लेवल तक तो एक बाय बनता है। हाँ, एक अच्छा स्टॉक है और एक बार मैनेजमेंट कमेंट्री में क्या कंसर्न्स हैं वो काफी देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। बट ओवरऑल कोई ऐसा पेन पॉइंट नहीं नजर आता कि इतना सेल बनता है। इट इज जस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है स्टॉक में और उसके चलते ये 3-3.5% अभी करेक्ट हुआ है। बट कोई कारण से 530 पर आता है तो एक बाय बनता है कैनरा बैंक में। ठीक है, तो बहुत बड़े कंसर्न्स नहीं है, गाइडेंस बैंक ने दे दी है, हो सकता है कि एक्चुअल नंबर्स उससे बेटर आएँ, लेकिन फिलहाल एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर देना चाहिए। अगर निचले स्तरों पर मिले तो आप यहाँ पर एंट्री भी ले सकते हैं कैनरा बैंक में। फिलहाल कुछ ऑटो स्टॉक्स अपने डेज हाई पे कारोबार कर रहे हैं। मारुति डेज हाई पर आ चुका है। इस बीच एक और स्टॉक है भारत फूड्स जो कि नतीजों पर ही रिएक्ट कर रहा है। माफ कीजिएगा, 14% ऊपर अब ये स्टॉक आ चुका है नतीजों के बाद। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स और कमेंट्री जो है वो काफ़ी मजबूत आई है कंपनी की। एबिटा अगर देखेंगे तो 35% की बढ़त वहाँ पर देखने को मिली है। मार्जिन 24.4% से बढ़कर 28% के कंपनी ने पोस्ट किए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं हर फ्रंट पर भारत फूड्स के। जतिन जी, भारत फूड्स ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है 14% नतीजों के बाद और एक तरफा तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है भारत फूड्स में। नेक्स्ट लेवल्स क्या देख रहे हैं आप? देखिए, भारत फूड मेरे को लगता है कि एक ट्रेंड तो बहुत ही पॉजिटिव है। ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। मेरे को लगता है इसमें अभी 1500 का एक जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहां तक जाने की एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। कंसिडरिंग के ऑलमोस्ट 14% अपसाइड हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में देख लिया है, तो मेरे को लगता है कि जब भी थोड़ा करेक्शन आता है साइडवेज, थोड़ा 1-2 दिन के लिए हो जाता है, तो फिर वहाँ पे एक एंट्री लेने की पॉसिबिलिटी बनती है। करंट लेवल्स पे मैं अवॉइड करने की सलाह दूँगा। मेरे को लगता है कि शार्प रन अप के बाद थोड़ा एक करेक्शन आएगा तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। करेक्शन आ सकता है और वो करेक्शन आए तब आप एंट्री लीजिए, क्योंकि फंडामेंटल तो कंपनी की स्थिति काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है, लेकिन काफ़ी चल चुका है। थोड़ा नीचे आए फिर यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बेहतर बनेगा भारत फूड्स में एंट्री लेने के लिए। चलिए, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब जान लेते हैं कि डीलिंग रूम में किस स्टॉक को लेकर हलचल मच रही है और रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट का खबर गर्म है। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट लेकर। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, कार ट्रेड टेक जो है फोकस में रहने वाला है और हमने जो है डीलर्स के साथ बातचीत की तो पता चला है कि एक बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस जो है यहाँ पे बाइंग देखने मिल रही है। अब देखिए, पिछले 2 सेशन में जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की इंटरेस्ट बढ़ी है और यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी देखने मिला है। इंटरेस्टिंगली स्टॉक के बारे में बात करें तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में जो है 30% से ज़्यादा का स्टॉक में जो इजाफा देखने मिला है। और अगर बात करें म्यूचुअल फंड्स जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है
इस कंपनी में उनका नाम इंक्लूड करता है आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड। ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स जो है लगभग 4.21% स्टेक होल्ड करते हैं और हाल ही में उनके चौथे तिमाही के नतीजे भी बहुत शानदार देखने मिले थे। एबिटा बीट आया था और फ्री कैश फ्लो जनरेशन जो बाजार में देखा जाता है उसमें भी जो है एक अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिली थी। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे जाते हुए जो पोटेंशियल है OLX एक्विजिशन से उसमें जो है वैल्यू एक्रीशन देखने मिल सकता है और इम्पॉर्टेंटली आगे जाते हुए मार्जिन इंप्रूवमेंट उसमें भी जो है कंपनी के लिए बुलिश नज़रिया ब्रोकर्स का भी है। तो ओवरऑल जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की इंटरेस्ट कार ट्रेड में देखने मिल रही है और आज दिन के ट्रेड में भी अच्छी बाइंग आई है। ठीक है, तो कार ट्रेड के बारे में शायद आपको बताते हुए शेयर ऑलमोस्ट 9% ऊपर भी आई है। खबरों वाला शेयर यानी कि ब्रोकिंग से लिया गया है। कुछ खबरें रहती हैं, जब भी आपको ट्रेड करें तो बिल्कुल चेक करके ही करें, आप उसी के हिसाब से ट्रेड लें। बाजार पूरी तरह से एक रेंज में सिर्फ 4 पॉइंट का नुकसान है। फ्यूचर्स हर निशान में है। बैंक निफ्टी किसी तरह से 48,000 के ऊपर क्लोज करना चाहता है और निफ्टी किसी तरह से कल के क्लोजिंग लेवल पे ही, ताकि कुछ ज़्यादा नफ़ा नुकसान आज कैलकुलेट ना हो। तो आज कुल मिला के मार्केट इंडाइसिस के तौर पर तो शांत है। चर्निंग वैसे ठीक है, सिल्वर लाइनिंग थोड़ी मिली है, थोड़ा बाजार को यहाँ पे रुकने का एक मौका सा मिला है। एक दो शेयर जरा और चेक करवाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। 3 टेक्निकल एनालिस्ट मेरे साथ होंगे। पहला क्यूपिड, जरा ये देखते हैं इसके अंदर। क्यूपिड, कुणाल जी, शेयर कितना ठीक है कितना खराब है, जरा चेक करना। वेल सर, क्यूपिड की बात करें तो क्यूपिड अभी फिलहाल 101 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और आई थिंक अपर सर्किट में है। अगर बाय करने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए, क्योंकि एक अपर राइजिंग ट्रेंड लाइन के साथ अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इतना ही नहीं, अगर मैं 100 डीएमए की बात करता हूं तो उसका भी कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सपोर्ट फिलहाल स्टॉक को आज के दिन में मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली मेरे ओर से यस है, खरीदारी करके चलनी चाहिए। एसएल की बात कर लेते हैं, 95 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। फिलहाल 101 के लेवल पे सर्किट में लॉक हुआ है काउंटर, खरीदारी करके चलना है। पहला टारगेट 106 और वो जैसे ब्रेक होता है 113 से लेके 120 तक के टारगेट इजीली ये स्टॉक हमें अचीव करते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, 1 महीने में हालांकि माइनस रहा है इसका रिटर्न, आप अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 1 हफ्ते वाला भी दिखा दो एक बार जरा। 1 महीने में माइनस रिटर्न दिया इसने 20% का। वीकली भी आ जाएगा आपके पास, लेकिन आज अपर सर्किट पे है। तो कई बार क्या है ना, शेयर अरेस्ट कर लेता है जो वीकनेस होती है उसको। ये देखिए 7 डेज़ के अंदर करीब 5% टूटा। आज जस्ट 7 डेज़ की टोटल गिरावट को इसने एक ही दिन के सर्किट के साथ कवर किया है, इसलिए शेयर मैंने पता किया। खैर आगे बढ़ते हैं। डी लिंक के बारे में एक और पता कर लेते हैं। सुमित जी जरा डी लिंक चेक करना, ये शेयर आपको ठीक लग रहा है? हमें ऐसा लग रहा है कि इसका बेस बन गया, थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी है, चल सकता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा और तो चलेगा ही। जी देखिए, बिल्कुल स्टॉक ने अपना 50 डे मूविंग एवरेज 100 एंड 200 डे जो मूविंग एवरेज है वहीं पे ही बेस बनाया है। लेकिन मैं यहाँ पे वेट करूंगा 330 का। देखिए 330 से बार बार इसको रिजेक्शन मिला था 23 अप्रैल 26 अप्रैल, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूंगा। अबोव 330 मेरे लिए एक ये बाय कॉल बन जाएगा और यहाँ पे 310 के स्टॉप लॉस है, तब मैं बाइंग प्रीफर करूंगा। ठीक है, आप दोनों ने क्रॉम्पटन ऑलरेडी दे ही रखा है। क्रॉम्पटन हालांकि मेरी लिस्ट में भी है, मेरे को भी ऐसा लगता है क्रॉम्पटन बढ़िया चल सकता है। ऑलरेडी दोनों मेहमानों ने, सुमित जी ने और साथ ही कुणाल परार की ये कॉल्स है वैसे शामिल हैं ये। एक शेयर जरा और पता करता हूँ, डी लिंक भी हो गया। मान्यवर, एक बार जरा ये चेक कर लेते हैं। सुमित जी 1 मिनट के लिए आप इसको चेक करो। मान्यवर का शेयर है, वेदांत फैशन के नाम से मिलेगा, कंपनी ढूंढ रहे हैं, कोड मिलेगा मान्यवर के नाम से, जैसे आपको ठीक लगता हो। हाँ, इसको देखो एक बार ज़रा। और ये शेयर बेस बना चुका, बस चल सकता है क्या, बस इतना बता दो, बेस बन गया और चलेगा क्या नहीं चलेगा? जी बिल्कुल, यहाँ पे हम बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। देखिए ये एक सेफ बेट है, क्योंकि जब आप देखेंगे तो डेली में काफ़ी अच्छा डाइवर्जेंस बना हुआ है इन द वीकली टाइम फ्रेम एंड द डेली टाइम फ्रेम। तो किसी को भी यहाँ पे पोजीशन बनानी है, बिल्कुल आप बनाइए। 970 का करंट मार्केट प्राइस है और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस जो प्रेफर करूंगा वो करीबन 920 का प्रेफर करूंगा। देखिए 2 दिन पहले का ही लो बना हुआ है 920 का, बस उसके ही नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे अगर हम लेवल्स को कैलकुलेट करें तो पहला टारगेट अराउंड 1147 का हमारा आ रहा है। ठीक है, एक दो शेयर मेरे को और पता करना है। जरा बायकॉन के बारे में एक व्यू पॉइंट ले लेता हूँ। केडिया जी, राघवेंद्र सर, एक बार जरा आप बताना, बायकॉन हमको ऐसा लगता था इस सीरीज़ का वन ऑफ द बेस्ट शेयर होगा। सीरीज़ के स्टार्टिंग में अच्छा चला भी, ग्रीन शूज़ भी दिखाए, फिर थोड़ा ठंडा हो गया था, लेकिन आज का चैप्टर देखने के बाद फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो हमारी कैलकुलेशंस थी वो बिल्कुल ठीक है, ये सीरीज़ का वन ऑफ द बेस्ट शेयर हो सकता है।
एक बार जरा दिखाएंगे, अभी है 8 दिन, तो एक हफ्ते का चार्ट दिखाओ जरा बायोकॉन का, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा इस पूरे हफ्ते के अंदर क्या हुआ है। ठीक है, फिर बाद में 15 दिन दिखा सको तो वो भी दिखाना। राघवेंद्र सर एक बार जरा आप चेक करके बताओ। देखो इस हफ्ते के अंदर बाजार गिरा, लेकिन बायोकॉन का नेट में अभी भी पॉजिटिव आ रहा है आज के 4% जोड़ने के बाद। ठीक जी सर, बायोकॉन पे आपका टेक। डिम्पी जी, बायोकॉन में 2-3 चीजें काफी अच्छी हो रही हैं। मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया है कि इनका जो एक्सपोर्ट पाई है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वर्सेस डोमेस्टिक, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे धीरे धीरे बढ़ रहा है। और हमें लगता है ये एक ऑन द एफएक्स साइड, डॉलर जो इतना वीक चल रहा है वर्सेस द रुपी, इसमें थोड़ा सा भी अगर डॉलर में स्ट्रेंथ आती है वर्सेस इंडियन रुपी, तो एक एक्सपोर्ट स्पेसिफिक एक इसमें एक डायरेक्टली पैट में इंप्रूवमेंट आएगा, डायरेक्टली बॉटम लाइन में एक एक्सपेंशन आएगा। तो बायोकॉन को वहां पर भी एक डॉलर स्ट्रेंथ में बेनिफिट होगा। हाई बीटा स्टॉक रहा है और वहां पर जरा सा भी इसमें पॉजिटिव न्यूज आती है या पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है ओवरऑल, तो फार्मा सेक्टर वैसे भी डिफेंसिव है, बट उसमें ये एक हाई बीटा स्टॉक के चलते इसमें थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। तो बायोकॉन यहाँ पर भी एक अच्छा स्टॉक है 305 के लेवल्स पर, बट अगर मार्केट में कोई करेक्शन होता है उसके चलते अगर आपको 290 पे मिलता है तो एक बहुत बेहतरीन बाय होगा। बायोकॉन 1 साल की अवधि के लिए आप रखेंगे तो 370 का टारगेट आता है, जो कि लगभग 20% की अपसाइड बनेगी बायोकॉन में 12 महीने के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए। बाय ऑन एवरी डिप। तो बाय ऑन एवरी डिप है। बायोकॉन हमने ऐसे ही पूछ लिया, हालांकि हमको तो टेक्निकल और डेरिवेटिव सही लगा, लेकिन कोइंसिडेंटली एक खबर मेरे पास और आ रही है। मेरे रिपोर्टर मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी, उनके पास एक खबर है कि फार्मा सेक्टर को लेकर जीएसटी में राहत मिल सकती है। ये इंपॉर्टेंट खबर है, सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज को दिखाना और फार्मा इंडेक्स भी दिखाइए, वेरी गुड। और प्रकाश से जरा समझ लेते हैं एक्सक्लूसिव खबर क्या है। प्रकाश, जीएसटी के अंदर फार्मा में छूट पहले कितना लगता था, छूट कैसे मिलेगी, जेनरिक नॉन जेनरिक, बहुत कंडीशन है फार्मा में, आपको पता ही है ना। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से फार्मा इंडस्ट्री को चुनावों के बाद बड़ी रिलीफ मिल सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जीएसटी के तहत उन्हें राहत मिल सकती है। दरअसल इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो मसला है उसमें सुधार किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर जो है एक प्रस्ताव पर काम कर रही है, जिसको कि वित्त मंत्रालय के सामने सौंपा जाएगा और चुनावों के बाद जीएसटी काउंसिल इस पर फैसला ले सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने कंसल्टेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है और इंडस्ट्री ने इस बात की शिकायत की है कि कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां पर जीएसटी की अगर बात करें तो उन्हें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें जो इनपुट प्रोडक्ट्स हैं उस पर जीएसटी की दरें ज़्यादा हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स पर जीएसटी की दरें कम है। लिहाजा जो ओवरऑल जो इनपुट कॉस्ट है उसमें बढ़ोतरी हो जा रही है और जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में जो इंडियन फार्मा प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा कम्पिटिटिव नहीं रह पा रहे हैं। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मसला है उसमें सुधार किया जा सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि डिपार्टमेंट इस बात की सिफारिश कर सकता है इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन के बाद कि जो फाइनल प्रोडक्ट्स है उस पर जीएसटी की दरें 12% कर दी जाए, और जो रॉ मटेरियल है, जो इनपुट प्रोडक्ट्स है, उस पर जीएसटी की दरें जो कि इस वक्त 18% है कई मामलों में, उसको कम करके 5% कर दिया जाए। रॉ मटेरियल पर जीएसटी की दरें कम होने से जो ओवरऑल इनपुट कॉस्ट है डोमेस्टिक कंपनीज़ की उसमें कमी लाने में मदद मिलेगी और उनका जो प्रोडक्ट्स है ग्लोबल मार्केट में उसको भी कम्पिटिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। फाइनल रिकमेंडेशंस जो है डिपार्टमेंट वित्त मंत्रालय के सामने चुनाव के बाद रख सकती है। ठीक है, डन। तो ये एक अहम खबर आपको यहाँ पे बताते हुए, और उम्मीद तो करते हैं कि ये खबर का असर आप ज़रूर फार्मास्यूटिकल को होगा। हालांकि अभी तो चुनाव चल रहे हैं, जब नई सरकार का गठन होगा तो फिर तब की तब बात आएगी, लेकिन ये कुछ एक्सक्लूसिव खबर हमको मिलती हुई दिखी तो हमने आपके सामने साझा कर दी। ठीक है जी, बाज़ार बंद होने में कुछ ज़्यादा समय नहीं रह गया और अभी हम देखेंगे भी कि मार्केट थोड़ी देर में बंद होगा, लेकिन इस चीज़ का ध्यान में रखा जाए कि आज का जो ट्रेड है ये इम्पॉर्टेंट रहा है 2 हिसाब से। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। पहला, 5 पॉइंट की हल्की सी बढ़त है, यानी कि बाज़ार ने आज अपने आप को कल के ही लेवल्स पे क्लोज किया। दूसरा पॉइंट, इंडिया विक्स आज ज़्यादा नहीं बढ़ा। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी के अंदर वीकनेस क्लियरली है लेकिन 48,000 पे रुक गया, देखते हैं अभी क्या होता है। ठीक। चौथा पॉइंट, रिलायंस जैसी लीडरशिप सामने निकल के आई।
5वां पॉइंट, स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडाइसिस में एज सच कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं कुछ अच्छी बातें बता रहा हूँ, अब बुरी बातें बताता हूँ। HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक का पार्टिसिपेशन नहीं रहा, ये बुरी बात है। एडवांस डिक्लाइन की रेशो जो टोटल में मिल रही है, आपको दिख रहा होगा NSE एडवांस डिक्लाइन, वो अभी भी अच्छा नहीं है। तीसरी जो नेगेटिव बात, FIs की होल्डिंग बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, आज के बाज़ार को देख के ऐसा लग रहा है कि FIs की होल्डिंग नहीं बढ़ेगी। शाम को डाटा आ जाएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात, इन स्पाइट ऑफ दिस कि PCR हमारे डाउन है, उसके बावजूद भी पुल बैक स्मार्ट नहीं आ रहा, और जो पुल बैक आ रहा है वो इतना फीका पुल बैक है कि उसको पुल बैक ना ही बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वो आज उसका बेस्ट एग्जांपल है। ऐसा नहीं कि बाज़ार ने आज रिकवरी नहीं दिखाई, करीब 50 पॉइंट आज ऊपर आया भी निफ्टी, लेकिन उसके बाद कुछ खास कर नहीं पाया। ठीक, तो बहुत सारे प्लस माइनस चल रहे हैं। अच्छी चीज़ कुल मिला के मार्केट की यही है कि जहाँ पे उसको रिवॉर्ड देना चाहिए था, आज उसने भर के रिवॉर्ड दिए। एग्जांपल के लिए भारत फोर्ज का शेयर, REC PFC का शेयर, खबर आई तो चला दिया, रिजल्ट अच्छा है तो चला दिया। वोल्टास को पनिशमेंट देनी थी, दे दी। ठीक है, वोडाफोन आइडिया पे ब्लॉक लगा, 19 करोड़ का इम्पैक्ट आ गया। तो ये अच्छी चीज़ें भी है जो मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक कर रहा है। इंडेक्स के हिसाब से अगर छोड़ दिया जाए तो वैसे कुछ अच्छा काम भी हुआ है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और आज के मेहमान का करते हैं ज़रा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जतिन आपका। राघवेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच समय निकालने के लिए आज फिर से। कुणाल भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज टाइम निकालने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मेरे को और पूजा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।